उग्रसेन राजा ने धनपति सेठ की सारी बातों को मान लिया और हाँ कहा कि हम दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार करेंगे। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें ऋषभ सेना से पाणी ग्रहण करना है। ऋषभ सेना के जो भी नियम कानून होंगे वह सब दिशा स्वीकार करेंगे। और उन्होंने ऋषभ सेना से पाणी ग्रहण किया। अष्टायनिका पर्व में 8 दिन का महाविशाल महामंडल विधान किया। सारे को पशु पक्षियों को छोड़ा, सब कुछ किया। राजा पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ने के कारण पृथ्वी चंद की धर्मपत्नी बनारसी की रानी नारायण दत्ता ने जगह जगह प्याऊ खुलवाई, जगह जगह भोजनशाला खुलवाई, जगह जगह अनाथ आश्रम खुलवाए, जगह जगह स्कूल विद्यालय खुलवाए। एक तरीका है सामने वाले को प्रभावित करने का। जब ये बात ऋषभ सेना को पता चली कि मेरे नाम से बनारस में विद्यालय खोले जा रहे हैं, प्याऊ खोली जा रही है, ऐसा क्यों? जब रूपवती धाई ने गुप्तचरों के माध्यम से इसकी जानकारी ली तब पता चला कि नारायण दत्ता रानी ऋषभ सेना के नाम से यह सारे कार्य कर रही है। और ऋषभ सेना ने अपने पति उग्रसेन से कहा कि राजन, जब आपने सारे लोगों को बंदी बनाने से छोड़ दिया है तो पृथ्वी चंद राजा को, बनारस के राजा को आपने क्यों नहीं छोड़ा? आप छोड़िए, आप अपने नियम से परिपक्व रहें। तब राजा ने छोड़ा और फिर उसे छोड़कर के मेघ पिंगल के पास भेजने की तैयारी हुई। मेघ पिंगल समझ गया कि पृथ्वी चंद बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इसके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, इससे संधि ही करना पड़ेगी। और मेघ पिंगल ने संधि की। राजा उग्रसेन ने निर्णय किया कि हमारे राज्य में जो भी भेंट आएगी वह भेंट मेघ पिंगल को और पृथ्वी चंद को दी जाएगी। कल अपन चर्चा यहां तक कर चुके थे, समझ लिया था अपन ने। इस प्रकार की व्यवस्था राजा उग्रसेन ने बना ली थी। ऐसा विचार करके राजा उग्रसेन निश्चिंत हो गए और अपनी व्यवस्था पर दृढ़ रहे। राजमंत्रियों से राजसभा में भी घोषणा कर दी गई कि भेंट में जो भी आएगा वो आधा आधा मेघ पिंगल को दूंगा। और मेघ पिंगल को दूंगा, पृथ्वी चंद को नहीं, मेघ पिंगल को और ऋषभ सेना को दूंगा। ऋषभ सेना के लिए ये व्यवस्था बन गई। एक बार रत्न कंबल राजा उग्रसेन को भेंट हुए। उग्रसेन ने एक कंबल ऋषभ सेना को दिया, दूसरा कंबल मेघ पिंगल को दिया और रत्न कंबल चिन्हित कर दिए कि ऋषभ सेना का कंबल में एक निशान लगा दिया गया और मेघ पिंगल के कंबल पर भी निशान लगा दिया गया। और वह कंबल मेघ पिंगल की रानी विजया, जो मेघ पिंगल के नाम से चिन्हित था, पहचान थी। जैसे बहुत सारे लोग अपने रूमाल में अपना कोई पॉइंट बना लेते हैं, कोई अपना शॉर्ट में नाम लिख लेते हैं, तो ऐसे राजा ने यह विचार कर लिया और ऋषभ सेना के कंबल पर ऋषभ सेना और मेघ पिंगल के
कंबल पर मेघ पिंगल अंकित कर दिया। एक दिन अचानक मेघ पिंगल की रानी विजया ऋषभ सेना से मिलने आती है और वार्तालाप करती है। ठंड का समय था, तो जल्दी जल्दी में जो मेघ पिंगल को कंबल भेंट हुआ था, वह कंबल विजया रानी ओढ़ करके आ जाती है और अपनी जरूरी वार्तालाप करती हुई रूपवती धाई के पास गई और वहां कंबल बदल गया। देखना, कंबल किसका चला गया? ऋषभ सेना का कंबल विजया रानी के पास चला गया और विजया रानी के पति का कंबल, जो मेघ पिंगल को जो कंबल मिला था, वह कंबल ऋषभ सेना के राज दरबार में छूट गया। अंकित किसका था? ऋषभ सेना का नाम का जो कंबल था, वह चला गया मेघ पिंगल की रानी के साथ और मेघ पिंगल के नाम का कंबल ऋषभ सेना के यहां छूट गया। बस डाउट, ये डाउट आज दुनिया में इतना जबरदस्त फैल रहा है। आज के युवा बच्चे और अधिकतर जिनकी जन्म तारीख 22 होगी, जिनकी जन्म तारीख 4 होगी, जिसकी जन्म तारीख 31 होगी, जिनकी जन्म तारीख 13 होगी, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी डाउट करते हैं। अब अपने घर में विचार करना, समझने का प्रयास करना, उनको छोटी छोटी बातों पर डाउट हो जाता है और इतना जबरदस्त डाउट होता है कि वो घृणा से भर जाते हैं। अगर दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे हैं और वो यहां से निकल जाए और कोई उसका एक परिचित था, उसे बिल्कुल एहसास होगा कि हमारे बारे में ये बात कर रहे हैं, इतना डाउट में चला जाएगा कि टेंशन बना लेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, रोना शुरू कर देगा, चीखने चिल्लाना चालू कर देगा और इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा बंधु, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डाउट का मतलब है शक, एक शक उत्पन्न हो जाना। इस तारीख की विशेषता है और आप गौर करना, आपके अगर मित्र मंडली में इस तारीख के लोग हों तो इनको आप पहचानने का प्रयास करना। बहुत जिद्दी होंगे ऐसे लोग, बहुत जिद्दी होंगे, दूसरों के वीक पॉइंट दबा करके अपने पास रखेंगे और जब मौका आया उसके ऊपर बमबार्डिंग कर देंगे। तुमने ऐसा हमारे साथ किया था, तुमने ऐसा किया था, पता नहीं क्या क्या उखाड़ दें, जैसे अपन कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं, ऐसे वो पुरानी 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें भी उखाड़ देंगे। हम बेवकूफ नहीं है, इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, अब सहन नहीं होगा, दुनिया की बातें कर देंगे और सफाई बहुत पसंद करेंगे, हर काम थोड़ा बहुत लेट करेंगे। अलग ही नेचर होता है ऐसे व्यक्तियों का। और यह कंबल छूट गया। ऋषभ सेना के कंबल को ओढ़कर मेघ पिंगल राजा उग्रसेन के राज दरबार में आ गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कंबल किसका है। उसे तो यह मालूम था कि एक कंबल मुझे मिला है और विजया रानी के द्वारा कंबल बदल गया है, यह ज्ञान उसे नहीं था। और जब मेघ पिंगल ऋषभ सेना का कंबल ओढ़ करके राजा उग्रसेन की राजसभा में आया और राजा उग्रसेन ने जब अपनी सगी आंखों से देखा कि अरे ये कंबल में तो ऋषभ सेना का नाम लिखा है, एकदम आंख बबूला हो गया, आंखें लाल, टमाटर सी आंखें लाल हो गई और कहता, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी रानी का कंबल ओढ़ करके आया है। हंगामा सा खड़ा हो गया।
उग्रसेन उस कंबल को देख करके इतना क्रोधित हो गया, इतनी जोर से चिल्लाया जैसे हाथी चिढ़ाड़ता है, शेर दहाड़ता है। सारी सभा में हलचल मच गई। सभा का एक एक व्यक्ति थर थर कांपने लगा कि राजा का दिमाग खराब होना यानी पूरे राज्य का तहस नहस होने की भी संभावना, तहस नहस होने की संभावना। घर के मुखिया का अगर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए तो बच्चे थर थर कांपते हैं, और धर्म पत्नी तो बेचारी चूहे के बिल में घुसने का प्रयास करती है कि चूहा का बिल मिल जाए उसमें चले जाओ, या सद्दाम के बंकर मिल जाए तो सद्दाम के बंकर में चले जाओ अगर पति खूंखार है तो। और पत्नी खूंखार है तो पति कहता कौन इसके मुंह लगे, अपन तो चलो छुल्लक जी के प्रवचन में चलते हैं, इसके मुंह कौन लगे। और समझदार पति कभी महिला के मुंह नहीं लगता बंधु, समझदार पुरुष कभी स्त्रियों के मुंह नहीं लगता, ये नीति है। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को कलंकित होने से बचाना है तो स्त्रियों से कभी मुंह नहीं लगना, हूं हां में उत्तर देकर के उनकी फाइल को सल्टा देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए, क्योंकि इनका सोच बहुत हटकर के होता है, अलग होता है। ये समझ नहीं पाती, अर्थ का अनर्थ लगाने में मास्टर होती है। ऐसी दशा, मगर यहां तो राजा उग्रसेन आग बबूला हो गया और इतनी उत्तेजना में भर गया कि तेरे पास ये कंबल आया तो आया कैसे। लाल लाल आंखों से मेघ पिंगल को जब उसने देखा तो मेघ पिंगल घबरा गया। क्रोध को शांत करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से को कम कैसे करूं, क्या करूं। तो हम उनको बहुत छोटे छोटे से नुस्खे देते हैं। जिसको भी अगर गुस्सा आता है तो उसे छिलका सहित एक एप्पल खाना चाहिए, छिलके सहित। मगर आजकल के एप्पल में मोम लगा होता है, तो सभी एप्पलों में मोम नहीं होता है, मगर जो मीठे एप्पल होते हैं वो खाना चाहिए। अगर मोम लगा हुआ है तो एक गुनगुने पानी में उस एप्पल को डाल देना चाहिए और डाल करके फिर एक मोटे कपड़े से उसे रगड़ना चाहिए तो वो मोम सारा निकल जाएगा। फिर कतर कतर करके उस एप्पल को खाना है और लाला रस से मिलाकर इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है कि खाना नहीं है, उसे पीना है। यानी जो मुंह का आपका एप्पल जो आपके मुंह में है वो इतना चबा लो, इतना चबा लो, इतना चबा लो कि वो बिल्कुल इतना लिक्विड हो जाए कि उसे आप पी जाएं। पहला पॉइंट। अगर आप एप्पल नहीं खा सकते हैं तो 2 आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन आप क्रोध शांत करने के लिए खाएं। तीसरा पॉइंट, मौन हो जाए। जहां क्रोध आने की संभावना है वहां चुप्पी चाप। 3 बच्चे बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तीनों बच्चे इतने सुंदर थे कि उस नगर में उनके मुकाबले में कोई बच्चे सुंदर नहीं थे, इतने सुंदर। और उन्हें देखकर हर व्यक्ति कहता था वाह, प्रकृति ने कितना सुंदर इन्हें बनाया है। मगर बेचारों की शादियां नहीं हो रही थी, इतने सुंदर थे मगर शादियां नहीं हो रही थी। पता नहीं ये छोरियां क्या चाहती हैं। अब उनसे शादी नहीं हो रही थी, लड़के वाली लड़कियां देखने तो आती थी। जब उनसे वार्तालाप होता था तो वो तोतले थे तीनों। तो बालिका कहती मैं इस तोतले से शादी करूंगी, मैं तो पापा इससे शादी नहीं करूंगी, ये तोतले हैं। बहुत समय निकल गया, पिताजी बड़े परेशान हो गए। पिताजी ने कहा बेटा देखो एक काम करो, एक दमोह से एक परिवार आ रहा है और उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों सगी बहनें हैं।
और तुम भी तीनों सगी भाई हो, काश अगर ये बात बन जाती है तो मजा आ जाएगा। तो कहता मजा आ जाएगा, हमारी दादी हो जाएगी। पिताजी कहते हैं देखो लड़की वाले आ रहे हैं दमोई वाले, और दमोई वाले बहुत तेज हैं बेटा, ध्यान रखना। तुम तीनों चुपचाप रहना, बोलना मत। कुछ भी कहें तो तुम मेरे तरफ इशारा कर देना, मैं उनको जवाब दूंगा। ठीक है पिताजी, ठीक है, हम ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, पिताजी ने अच्छा नहा धुला करके भगवान का अभिषेक पूजन आदि कराकर चंदन नंदन लगा करके, और तीनों बच्चे बढ़िया बैठ गए और दमोई के लोग पहुंचे। अब कोई अपनी बेटी अगर किसी को देगा तो सब कुछ देखेगा, लड़का क्या करता है, कैसा है, हकलाता तो नहीं है, तुतलाता तो नहीं है, डिपर तो नहीं है, सब चीजें देखेगा। एक बल्ब फ्यूज तो नहीं है, सब कुछ देखेगा। और दमोई वाले ने सारी खोजबीन की, मगर लड़के तो ऐसे शांत बैठे जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हो, ऐसे शांत बैठे। सारे मन भागे, सबके मन में भागे कि लड़के हो तो ऐसे, भले घंटे 2 घंटे बाद हो मगर लड़के ऐसे ही संस्कारित हों। और सेठ जी से कहा कि आपके बच्चे कुछ बोलते नहीं? बोले नहीं भाई, हमने इनको संस्कार दिया है, बड़ों के सामने ये बोलते नहीं है, बड़ों का बहुत विनय करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ साहब, बड़ों का तो इतना विनय करते हैं, ये तो बैठे हैं मेरे कहने से, अगर मैं अभी आंख का इशारा कर दूं तो तीनों नीचा सिर करके चले जाएंगे। सलाई करने लगे दमोई के लोग कि भाई लड़के तो बहुत जोरदार है और कितने सुंदर हैं, ये तो देखो जरा, बिल्कुल ऐसे भक भक चमक रहे हैं। मगर सोचते कि इनका बोले बिना कैसे काम चलेगा। अगर शादी के बाद ये अपनी पत्नी से ही नहीं बोलेंगे तो पत्नी दुखी हो जाएगी बेचारी, और आज की पत्नियां जो बनती हैं वो तो चपड़ चपड़ करने में मास्टर होती हैं। और अभी शोध भी हो गया कि एक महिला 24 घंटे में 30,000 शब्द बोलती है। 24 घंटे में एक महिला 30,000 शब्द बोलती है और पुरुष 23,000 शब्द बोलता है। यह शोध हुआ है। अब तुम पहचान लेना अपने आप को कि तुम कितना बोलती हो। ठीक है, जाते जाते जिसकी बेटियां थीं वो कहता है वाह क्या रूप है आपका, क्या रूप है, मलाई से लग रहे हो, मलाई से। अब उनको गुदगुदी छूटी अंदर, अगर किसी से बुलवाना है तो उसकी तारीफ करो। तारीफ करना जो शुरू किया कि आप ऐसे हैं, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं, और जब आप शेरवानी पहनेंगे, चूड़ीदार पैजामा पहनेंगे और मुकुट लगाएंगे तो क्या लगेंगे। तो वो कहता अबे टावो है, अबे टावो, हमने तो टिलट नहीं लदाओ, टिलट नहीं लदाओ, और जब टिलट लदाएंगे तो टेटू टेटे लड़ेंगे। तो दूसरा कहता काय ताए दद्दा ने क्या कही थी, ताए दद्दा ने क्या कही थी। तो तीसरा कहता तुम बोले हम तो टुप्पा ही टाप, हम तो टुप्पा ही टाप।